क्रिकेट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। अभी हमने आईपीएल में बिहार के ही बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। इतनी कम आयु में वैभव ने इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया। वैभव के इस अच्छे खेल के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, उनके टैलेंट को सामने लाने में अलग अलग लेवल पर ज्यादा से ज्यादा मैचों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। यानी जो जितना खेलेगा वो उतना खिलेगा। है ना, वो हम लोग पहले से पका के बैठे हुए हैं। समझ गए? समझ में आई। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, आपके सवाल का पहला हिस्सा लेता हूँ और सिर्फ एक कहता हूँ, हमने आज इस मीटिंग की शुरुआत की पहलगाम के लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी मौत हुई। हम मधुबनी में जाकर चुनाव रैली नहीं कर रहे थे, हम उस तरह की बेशर्मी में नहीं जाते। हम तो आज तक सदन में पूछते रहे पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। हमसे पूछोगे, अरे पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, और आपका ट्विटर हैंडल क्या कर रहा है हम नहीं देख रहे। मतलब किसी की बयान के चेरी पिकिंग करके उत्पात मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। देश एक स्वर में सोचता है। हमारी राजनीतिक भिन्नताएं हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हम नो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहते हैं। पुलवामा जवान खोए थे हमने, श्रद्धांजलि का देश ना बने कि फूल माला पहनाई, आज इतिश्री हो गई ना। चलिए, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज भारत। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के पटना में हुई एक राजनीतिक बैठक की, जिसमें आज इंडिया गठबंधन की एक अहम और रणनीतिक बैठक संपन्न हुई, जिसका नेतृत्व बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने किया। यह बैठक आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस, वाम दलों, विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी और अन्य सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में रही। इस बैठक का उद्देश्य था बिहार में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को चुनौती देने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाना, सीटों के बंटवारे पर चर्चा करना और एक साझा एजेंडा तैयार करना। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। आपके बीच इंडिया गठबंधन अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय आपके बीच आ चुके हैं। और इस मौके पर तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस कदम को न सिर्फ संगठनात्मक मजबूती का संकेत माना जा रहा है, बल्कि यह भी लगभग तय हो गया है कि तेजस्वी ही बिहार में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। समन्वय समिति को राज्य के प्रचार कार्यक्रमों के समन्वय और उम्मीदवारों के चयन जैसी अहम जिम्मेदारियों को संभालने का काम सौंपा गया है। बैठक में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे जन सरोकारों के मुद्दों को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाएगा, जिससे सभी दलों की विचारधारा और प्राथमिकताएं एक मंच पर लगाकर जनता के सामने एक मजबूत विकल्प पेश किया जाएगा।
इसके अलावा बैठक में यह चिंता भी जताई गई कि हाल के चुनाव में ईवीएस की पारदर्शिता और चुनावी आयोग को निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। गठबंधन ने इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात कही है। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। आपके बीच इंडिया गठबंधन अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी आपके बीच आ चुके हैं और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और इंडिया अलायंस के होने वाले मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव ने आज ये कहा कि पटना न आज एक इतिहास की साक्षी बन रही है, यहाँ से वो कहानी लिखी जाएगी जो नफरत के खिलाफ, संविधान की रक्षा और सामाजिक समरसता के लिए पूरे देश में प्रेरणा बनेगी। आज की यह बैठक न सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन थी, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश था कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, संगठित है और बिहार से एक नए बदलाव की शुरुआत करने को तैयार है। यह बैठक आने वाले चुनाव की दिशा और देश की राजनीति में संभावित बदलाव की नींव रखती है। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहें हमारे साथ। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग न्यूज भारत। मैं मुस्कान सिंह। कोई भी बात नहीं है, हमारे दूसरे सबसे बड़े पार्टनर कह रहे हैं, समझ गए? कोई विवाद कहीं भी बात नहीं है। आपको उस वक्त के लिए थोड़ा शिद्दत से इंतजार करिए, शिद्दत से। एक मिनट दीदी, आ रहा हूं आपके पास। शिद्दत से इंतजार कीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि समन्वय से संवाद हो रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि हम सरकार को घुटने टेकवा रहे हैं। इसके लिए हमारा धन्यवाद तो करिए, जनता ये भी देख रही है। एक मिनट नहीं, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपको बताओ, आज तो एक व्यापक मीटिंग थी जिसमें तमाम कमिटीज के लोग थे। कोऑर्डिनेशन में हमारे कुछ साथी अलग अलग कमेटी में होंगे, उन पर भी काम चल रहा है। आज थी कि कैसे ब्लॉक स्तर तक ये संवाद साझा तरीके से जाए, उस संदर्भ में कोशिश थी और वो सफल रही, क्योंकि लोग उसको अब जिला और ब्लॉक स्तर पे करना चाहते हैं। आपको पता चल जाएगा, आपके बगैर तो अफसाना अधूरा है। नहीं, आप था क्यों बोल रहे हैं भाई? कास्ट सेंसस मुद्दा था, ये अतीत की बात नहीं है, वर्तमान की बात है। अब हम अलर्ट मोड पे हैं। कैसे कर रहे हो, क्या एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट है, क्या सोशियोलॉजिकल इनपुट है, और आंकड़े, एक बिहार के बड़े नेता कह रहे थे आंकड़े सार्वजनिक न किए जाए, तो क्या ड्राइंग रूम में फूल की तरह सजाने के लिए आंकड़े होंगे? आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, जो गरीब परिवार हैं उनके लिए प्रेरित योजनाएं, प्रतिबद्ध योजनाएं, निजी क्षेत्र को लेकर के ध्यान साफ करना होगा सरकार को। ये सारी चीजें हैं। असेंबलीज और लोकसभा को लेकर के आपको डिलिमिटेशन के बाद रिविजिट करना होगा। तो ये अतीत में क्यों बोल रहे हैं? कास्ट सेंसस मुद्दा था, उनसे पूछिए जिन्होंने कहा था जहर फैलेगा। आज उस जहर को दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज दवा हो गई। नहीं, कुछ दिन और इंतजार करिए ना ये महाराज, आप क्या चाहते हैं? आप लोगों के मन में जो पकता है। जन स्वराज पार्टी बनने के बाद बिहार बदलाव के इस अभियान में दो बड़े कार्यक्रम जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक 11 मई से, जो पिछले 4-5 वर्षों में नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार या बिहार की राजनीति, सामाजिक राजनीतिक जीवन के बहस के, चर्चा के सबसे बड़े 3 मुद्दे रहे हैं। उन मुद्दों पर जनता के साथ किस तरह की धोखाबाजी हुई है, किस तरह का विश्वासघात हुआ है, उस पर एक कार्यक्रम जन स्वराज 11 मई से शुरू करने जा रहा है। और 20 मई से मैं खुद बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करूंगा, और वो शुरुआत
जेपी के जन्मभूमि सिताब दियारा से सारण जिले में की जाएगी। तो पहले 20 तारीख से जो बदलाव यात्रा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो जेपी के जन्मभूमि से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि 30, 40, 45 वर्षों से बिहार की जनता जेपी के जो व्यवस्था परिवर्तन के नारे को याद कर रही है या संपूर्ण क्रांति की बात करती है। जेपी के सो कॉल्ड जो चेले चपाटे हैं वही लोग पिछले 30-40 वर्षों से बिहार की व्यवस्था चला रहे हैं। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए उस संकल्प को लेकर जो जेपी के अधूरे संकल्प रह गए उसको लेकर जन स्वराज और प्रशांत किशोर 20 तारीख को सिताब दियारा से एक बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें 120 दिनों में घर वापस गए बगैर एक बार जब शुरू करेंगे तो 240 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, गाड़ी से जाएंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि ज़्यादातर प्रखंडों में, पंचायतों में, गाँव में जाएं, लोगों से मिले और जेपी के व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। समाज के स्तर पर समाज उसके लिए तैयार हो और उसका रास्ता जो हम लोग जन स्वराज में बता रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन अगर करना है तो एक बार जाति धर्म नाली गली 5 किलो अनाज मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। जो बात मैं बता रहा हूँ उसी संदेश को लेकर हम लोग जाएंगे। एक क्या पढ़ने की सुविधा दी जाए। सर मेरा 2 सवाल है आपसे। आपकी गाहे बेगाहे चर्चा होती है कि आप राघोपुर से भी चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर की चर्चा के बाद अब कल्याण बिघा की चर्चा होने लगी, एक साथ 2 जगह हिट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? नहीं, हमारा ना राघोपुर से मतलब है ना कल्याण बिघा से मतलब है, ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल्याण बिघा, लोग कई बार जब हम लोग रास्ते में चलते हैं लोग कहते हैं नालंदा में नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया है, इसलिए हम नालंदा गए, हरनौत गए और देखा कि लोग कितने खुश हैं नीतीश कुमार से। सामान्यतः लोगों की सोच है कि भाई मुख्यमंत्री का गांव है, यहाँ पर तो योजना लागू हुई ही होगी। अगर आपके यहाँ नल जल नहीं चल रहा है तो आप कहे चलिए हमारे यहाँ नल जल नहीं है, लेकिन कल्याण बिघा में तो नल जल होगा ही होगा, कल्याण बिघा में तो बढ़िया स्कूल अस्पताल होगा ही होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कल्याण बिघा भी जाइएगा तो वहां पर भी लोग उसी स्तर में जी रहे हैं जितना कि जहानाबाद के किसी गांव में। राघोपुर जहां से कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आज वर्षों से बनते आ रहे हैं, आज भी वहां पर 6 महीने लोग नाव से और पीपा पुल से ही चल रहे हैं। और ये लोगों का दुर्भाग्य है, जब बिहार के का दुर्भाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में लोग जहां अपने बच्चे अपने परिवार का कष्ट भूलकर फिर चुनाव होगा तो उसी जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। भाई आपके घर में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए राघोपुर में तो कोई जाति कोई नेता बचाने नहीं आएगा, उसको पीपा पुल पर ही आना पड़ेगा, उसको नाव से ही आना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र अगर पूरे देश में निकाला जाएगा तो राघोपुर होगा। तो ये राघोपुर की जनता का को देखना है कि भाई तुम्हें इसी में जीना मरना है तो फिर इसी में रहो। इसलिए मैं जाता हूँ कल्याण बिघा, इसलिए जाऊंगा कि नीतीश कुमार पूरा ढिंढोरा पीट रहे कि हम सुशासन बाबू हम पूरा बिहार सुधार दिए, तो हम कह रहे चलो भाई अपने गाँव में देख लो। अगर हर आज महागठबंधन का बैठक हुआ है पटना में, लेकिन आज भी तेजस्वी के सीएम वाले फेस पे चर्चा नहीं हुआ। देखिए आप लोग अपना मानने को तैयार नहीं। अरे कौन नहीं मानने को तैयार है यार? कांग्रेस के नेता क्या, कांग्रेस की कब से इतनी औकात हो गई? कांग्रेस पार्टी जो 35 वर्ष से लालू यादव का झोला ढो रही है बिहार में, उसका औकात है कि वो तय करेगा कि आरजेडी से चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का। आप लोग अपना समय भी जाया करते हैं भाई। जब तक राजद गठबंधन है उसमें उसका चेहरा लालू यादव या उनके परिवार का ही कोई होगा, ये प्रश्न मतलब बिल्कुल जैसे सूरज पूरब में उगता है उस तरह के सत्य है। आप लोग भी जबरदस्ती का कौन होगा सीएम चेहरा? अरे भाई लालू जी के परिवार का ही कोई होगा। लालू जी ने कहा तेजस्वी यादव होंगे तो तेजस्वी यादव होंगे। लालू यादव अगर अपने घर के बनिहार को कहेंगे कि ये होगा तो कांग्रेस उसको भी मानेगी। कांग्रेस की क्या औकात है? 35 वर्ष से इस राज्य को बर्बाद करने वाले राजद का झोला ढोने वाला पार्टी कांग्रेस तय करेगी कि राजद का उम्मीदवार कौन होगा। आप लोग भी 4 दिन कन्हैया कुमार घूमे तो आप लोग कहे भाई बड़ा कांग्रेस सक्रिय हो गई। अरे भाई ये सारी सक्रियता और बैठकों में बैठना सिर्फ इसलिए है कि कहीं लालू जी खिसिया के 30-40 को सीट न दे दें। 70 सीट मांग रहे हैं, लालू जी 30-40 देना चाहते हैं, तो हाथ पांव मार रहे हैं भाई दो चार सीट भीख में जो ही मिल जाए। कांग्रेस की ताकत है कि लालू यादव को बताएंगे कि कौन उनका पार्टी का चेहरा होगा। ये कभी संभव है?
अब आप लोग भी पत्रकार हैं, सवाल पूछना है तो कुछ पूछे जा रहे हैं। भाई चेहरा कौन होगा, हम आपको बताते हैं। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है, न हो तो आप कहिएगा हम पूरा अपना अभियान वापस ले लेंगे। कांग्रेस में अगर दम है तो तेजस्वी के यादव के अलावा किसी को बना के दिखा दे। हम तो रोज कह रहे हैं कि भाई लालू जी को आप लोग कहिए कि तेजस्वी यादव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर किसी यादव परिवार के लड़के को नेता बता दे, हम जल्द सुराज उनका समर्थन करने को तैयार है। अरे ये लोग अपना और अपना परिवार के आगे जो जीवन में कभी कुछ किया नहीं, और आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस के कहने। कांग्रेस का क्या औकात है? कांग्रेस को लालू जी के लोग बैठने के लिए जगह दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। पता नहीं वह जो मोदी मीडिया थी, जब नक्सल की बात करते थे राहुल गांधी के बारे में, अर्बन नक्सल, मैं उस मोदी मीडिया से जानना चाहता हूं, उस अंधभक्तों से, क्या आप अर्बन नक्सल नरेंद्र मोदी जी से को नहीं कहेंगे? क्या आप मोदी जी की जाति नहीं पूछेंगे? जबकि मोदी जी का ये वही जुमलेबाजी है जैसे पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया और एक बूंद पानी नहीं रुका, जैसे चुनाव में जुमलेबाजी थी, वैसे ही यह जाति जनगणना मोदी जी की गलतियों को और मोदी जी की 56 इंच की सीना को, जो बिल्कुल ही 5 इंच का सीना नहीं था, उस गलतियों को ढकने के लिए एक नया जुमलेबाजी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गणना के साथ जाति का भी नाम पूछूंगा, जाति पूछूंगा। उन्होंने यह बात नहीं कही जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जो तेलंगाना में जाति जनगणना किए हैं, इस देश में मुझे वही जाति जनगणना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की आर्थिक आजादी, राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक आजादी, हर तरह की आजादी में उनकी भूमिका हो, जो भारत को बनाने में जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा है। और मोदी जी ने इन बिंदु पर कुछ नहीं कहा। हॉटलाइन तो बना, लेकिन डेडलाइन नहीं बना। ना डेडलाइन है, ना ही राहुल गांधी जी के सपनों की वो बात है। इस देश के लोग चाहते हैं, इस देश में जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में आरक्षण दिया है, जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे ईबीसी है, चाहे एसटी एससी हो। जो ओबीसी के नेता यह कहते हैं कि हमारी जीत है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बिना डर के, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के आज गाली सुनकर, अपमान सुनकर के 90% लोगों के लिए मरने का जज्बा रख रहे हैं। क्या इस देश के पीएम एसटी एससी और ईबीसी को पीएम बनाएंगे? क्या इस देश के वो ओबीसी नेता जो ईबीसी और एसटी एससी की बात कर रहे हैं, इस देश में जितनी आबादी है, क्या उस आबादी के मुताबिक आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? यह सोच है मेरे नेता की, सिर्फ पीठ में थपथपाई। राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया हमें बिहार मॉडल नहीं चाहिए। हम बिहार मॉडल में जो हुआ वो सही नहीं है। 3 बार, 2 बार यहाँ, 1 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जिनको मैंने लागू किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक जुमला फेंका और अपनी गलतियों को और पहलगाम के मुद्दों को डायवर्ट करने के लिए